हेलो स्टूडेंट्स, शारदा बाल निकेतन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। माई सेल्फ विनोद सिसोदिया, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी। आज हम चैप्टर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट अर्थात नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास के प्रथम पार्ट का अध्ययन करेंगे। आज की ऑनलाइन क्लास के अंतर्गत हम अध्याय 2 से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। युग्मकोद्भिद क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है, लघु बीजाणुधानी का निर्माण कहाँ पर होता है, परागकोश का विकास किस प्रकार से होता है, प्रपुष्प कोशिकाएं या आर की स्पोरियल सेल कहाँ बनती है, परागकोश की भित्ति की संरचना का वर्णन करेंगे, इसकी कितने परतें होती है, टेपिटम के प्रकार, उसके कार्य की चर्चा करेंगे। इसके साथ ही बीजाणु जनन कोशिकाओं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज हम बात करते हैं युग्मकोद्भिद की। पुष्प की संरचना का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात हुआ कि दो प्रकार के युग्मकोद्भिद होते हैं। पहला है नर युग्मकोद्भिद और दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद। नर युग्मकोद्भिद का निर्माण पुष्प का नर भाग पुंमंग के अंदर होता है। पुंमंग की एक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का जो परागकोश भाग होता है, उस परागकोश के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अगुणित परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। इसी प्रकार मादा युग्मकोद्भिद पुष्प के मादा जननांग जायांग के भीतर पाया जाता है। जायांग की एकल इकाई को स्त्री केसर कहते हैं और स्त्री केसर के अंडाशय भाग के अंदर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास का अध्ययन करते समय हम पुंकेसर एवं लघु बीजाणुधानी का पुनः अध्ययन कर लेते हैं, जो कि हमने पहले वाले वीडियो के अंदर देखा था कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें से पुंकेसर पुष्प का नर भाग होता है। पुष्प में नर जननांग पुंमंग होता है, जिसकी एकल इकाई पुंकेसर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, परागकोश, योजी और पुतंतु। परागकोश पुंकेसर का शीर्ष भाग होता है, जो कि 2 पालियों से बना होता है। चित्र को ध्यान से देखिए। इस चित्र में आप देख सकते हैं पुंकेसर में 2 पालियां होती है और प्रत्येक पाली 2 कोष्ठकों से बनी होती है, अर्थात परागकोश द्विपाली तथा चतुर्कोष्ठकीय दिखाई देता है। तो चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको 4 कोष्ठक दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल मिलाकर एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां उपस्थित होती है। सामान्यतया पुंकेसरों में 2 पालियां होती है, अर्थात जिन पुंकेसरों में 2 पालियां होती है उन्हें द्विकोष्ठकी या द्विपालित पुंकेसर कहते हैं। अधिकांश जो एंजियोस्पर्म है इसी के उदाहरण हैं, जबकि कुछ पादप जैसे मालवेसी कुल के सदस्य गुड़हल, भिंडी, कपास आदि के परागकोश में केवल एक ही पाली पाई जाती है। ऐसे परागकोश को एक कोष्ठकी कहते हैं। यह एक तरह से इनका अपवाद है। देखिए, एक वर्ड बार बार आ रहा है, लघु बीजाणु और लघु बीजाणुधानी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लघु बीजाणु होते क्या हैं। लघु बीजाणु वास्तव में परागकणों को कहते हैं और जिस स्थान पर परागकणों का निर्माण होता है उसे लघु बीजाणुधानी कहते हैं। अर्थात लघु बीजाणुधानी एक थैली है जिसमें लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। इसमें पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। इसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा ही परागकणों का निर्माण होता है। संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं, लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणुओं या परागकणों का निर्माण होता है और पुंकेसर को ही लघु बीजाणु पर्ण कहते हैं। लघु बीजाणुओं के बाद अब हम अध्ययन करते हैं परागकोश का विकास या परिवर्धन। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश एक छोटी एवं गोलाकार या अंडाकार संरचना होती है, जो कि हम चित्र में देख सकते हैं। ये अविभेदित, समव्यासी तथा विभज्योत की कोशिकाओं का समूह होता है, जो बाह्य त्वचा से घिरा हुआ रहता है। इनके मध्य की कुछ कोशिकाएं अन्य कोशिकाओं की तुलना में बड़ी हो जाती है तथा जीवद्रव्य गाढ़ा या सघन हो जाता है। इसके अलावा इनका केंद्रक आकार में बड़ा और स्पष्ट हो जाता है। इन कोशिकाओं को प्रपुष्प कोशिकाएं या आर्की स्पोरियल सेल्स कहते हैं। चित्र में हम देख सकते हैं, जो पहला चित्र दिखाई दे रहा है उसके अंदर हमें बाह्य त्वचा दिखाई दे रही है। दूसरे चित्र के अंदर हमें प्रपुष्प कोशिकाएं या आर्की स्पोरियल सेल्स दिखाई दे रही है।
तीसरा और जो चौथा चित्र है उसको ध्यान से देखिए, उसमें प्राथमिक भित्तीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका दिखाई दे रही है, जिनका अध्ययन हम अगली स्लाइड के अंदर करेंगे। प्रपुष्प कोशिकाएं या आर्किस्पोरियल सेल्स में परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप दो प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्रथम है प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिसे प्राइमरी पैराइटल सेल्स कहते हैं, और दूसरी होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जिसे प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स कहते हैं। प्राथमिक भित्तीय कोशिका सबसे बाहरी परत का निर्माण करती है, जबकि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका आंतरिक या भीतरी परतों का निर्माण करती है। अब हम बात करते हैं वापस प्राथमिक भित्तीय कोशिका या बाहरी परत, उसमें परिणत विभाजन होता है, तो जिसके फलस्वरूप परागकोश भित्ति का निर्माण होता है। सामान्यतः परागकोश भित्ति में 4 स्तर होते हैं: बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति, मध्य परत और पोषोतक या टेपिटम। इसमें से जो अंतिम 3 है, अंतःभित्ति, मध्य परत और पोषोतक, इनका निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका के द्वारा होता है, जबकि बाह्य त्वचा का निर्माण पहले ही हो जाता है। दूसरा भाग है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका, जो कि आंतरिक परत या सबसे मध्य में होती है। अब इसमें सबसे पहले समसूत्री विभाजन होता है, जिससे बीजाणुजन कोशिका या सीधे ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 लघु बीजाणु या परागकणों का निर्माण होता है। अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, परागकोश भित्ति की संरचना या अनुप्रस्थ काट। तो परागकोश की भित्ति का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका होता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, एक परिपक्व परागकोश की भित्ति 4 परतों में विभाजित होती है: बाह्य त्वचा, अंतःभित्ति, मध्य परत और पोषोतक। चित्र को ध्यान से देखिए तो आपको यहाँ पे एपिडर्मिस दिखाई दे रही है, जो कि एकल परत होती है। इसी प्रकार एपिडर्मिस के ठीक नीचे एंडोथीसियम दिखाई दे रही है, जो वो भी एकल परत होती है। एंडोथीसियम के ठीक नीचे मध्य परत दिखाई दे रही है, जो कि 1 से 3 स्तरीय हो सकती है, तथा सबसे भीतरी परत टेपिटम दिखाई दे रही है। अब हम परागकोश भित्ति के प्रथम भाग बाह्य त्वचा के बारे में चर्चा करते हैं। यह सबसे बाहरी परत होती है, जो कि 1 स्तरीय होती है। यह परागकोश का सुरक्षात्मक आवरण बनाती है, अर्थात ये परागकोश की रक्षा करती है। यह दीर्घ एवं चपटी कोशिकाएं होती है। चित्र को ध्यान से देख लीजिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे बाहर की ओर दिखाई दे रही है, एकल परत होती है जो कि रक्षा का कार्य करती है। अब दूसरे भाग हम बात कर लेते हैं एंडोथीसियम या अंतःभित्ति। यह बाह्य त्वचा के ठीक नीचे उपस्थित होती है। यह भी 1 स्तरीय परत होती है। इनकी कोशिकाओं पर अल्फा सेल्यूलोज के जम जाने के कारण रेशेदार पट्टियां बन जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी कोशिकाओं पर अल्फा सेल्यूलोज के जम जाने के कारण रेशेदार पट्टियां बन जाती है, जो यू आकार की दिखाई देती है। इन कोशिकाओं में शुष्क परिस्थितियों में खिंचाव उत्पन्न होता है, जिस कारण परागकोश का स्फुटन होता है, और परागकोश का स्फुटन होने पर परागकण बाहर की ओर निकल आते हैं। ये सामान्यतः आर्द्रताग्राही होते हैं। सामान्यतया आर्द्रता या नमी को यह मॉर्निंग के समय ग्रहण करते हैं, और इस समय परागकणों का स्फुटन अधिकतम होता है। परागकोश की अंतःभित्ति में कुछ स्थानों पर अल्फा सेल्यूलोज का जमाव या स्थूलन नहीं हो पाता है। उन क्षेत्रों को हम स्टोमियम कहते हैं। परागकोश भित्ति का तीसरा भाग है मध्य परत या मिडल लेयर। यह एंडोथीसियम या अंतःभित्ति के ठीक नीचे की ओर उपस्थित होती है। यह परत 1 से 3 स्तरीय होती है, जबकि बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम एकल परत थी, 1 स्तरीय परत थी, जबकि यह 1 से 3 स्तरीय परत होती है। यह मृदुत की कोशिकाओं की बनी हुई परत होती है। इसके द्वारा भोजन संग्रहण किया जाता है। यह स्तर अल्पजीवी होता है। इसके खाद्य पदार्थों का अवशोषण टेपिटम द्वारा कर लिया जाता है, अर्थात इनका जीवन काल बहुत कम होता है, तथा जिन ये भोज्य पदार्थों का ये संग्रह करती है, उन पदार्थों का अवशोषण टेपिटम द्वारा कर लिया जाता है। अतः एक परिपक्व परागकोश में मिडिल लेयर या मध्य परत अनुपस्थित होती है। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि शुरुआत की जो 3 परतें होती है, वो तीनों परतें सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। परागकोश भित्ति का अंतिम भाग है टेपिटम, जिसे हिंदी में पोषोतक कहते हैं। यह सबसे आंतरिक या भीतरी स्तर होता है, जो पोषक स्तर की तरह कार्य करता है। चित्र में देख सकते हैं कि यह सबसे भीतर की ओर पाई जाती है, और यह भी देख सकते हैं कि यह परत 1 स्तरीय परत होती है, जो कि बीजाणुजन ऊतक के चारों ओर स्थित होती है।
यह परागकणों के बनने के समय सर्वाधिक विकसित रूप में दिखाई देती है। इनका जीवद्रव्य गाढ़ा, केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है। एक परिपक्व अवस्था में ये कोशिकाएं बहुकेंद्र की हो जाती है। टेपिटम दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार है अमीबीय या पेरीप्लाज्मोडियम, जबकि दूसरा प्रकार है स्त्रावी या ग्रंथिल टेपिटम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमीबीय की। अमीबीय ये आदिम प्रकार की होती है, जबकि स्त्रावी या ग्रंथिल विकसित प्रकार की होती है। अमीबीय इस प्रकार की टेपिटम कोशिकाओं की सेल वॉल टूट जाती है, जबकि उसमें देखिए स्त्रावी के अंदर इसमें टेपिटम कोशिकाएं अपनी भित्तीय अवस्था में बनी रहती है, अर्थात इसमें यह टूटती नहीं है और अमीबीय के अंदर टूट जाती है। वह इनका जीवद्रव्य लघु बीजाणुधानी में प्रवेश कर जाता है तथा वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्रदान करता है, जबकि स्त्रावी के अंदर टेपिटम सेल्स अपनी भित्तीय अवस्था में बनी रहती है और टेपिटम की कोशिकाओं की आंतरिक सतह से भोज्य पदार्थों का स्त्रवण होता है, जिससे वृद्धिशील परागकणों को पोषण प्राप्त होता है। अमीबी के उदाहरण हैं टाइफा, एलिस्मा, टेडेस्केंसिया, जबकि स्त्रावी के उदाहरण हैं सरसों, दतुरा व अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। अब टेपिटम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर आते हैं। टेपिटम की कोशिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें प्रोयूबिस काय कहते हैं। तो प्रोयूबिस काय लिपिड प्रकृति की गोलाकार संरचनाएं होती है। प्रोयूबिस काय की सतह पर स्पोरोपोलिन नामक एक पदार्थ का जमाव हो जाता है। ये प्रोयूबिस काय परागकण का विकास होने पर टेपिटम भित्ति से निकलकर लघु बीजाणुधानी में आ जाते हैं तथा बाह्य चोल का निर्माण करते हैं। बाह्य चोल परागकण का बाहरी भाग होता है। टेपिटम का मुख्य कार्य विकसित होते हुए परागकणों को पोषण प्रदान करता है। यदि किसी परागकोश में परागकणों से विकास से पूर्व ही टेपिटम नष्ट हो जाता है तो इसके कारण परागकण बंद हो जाते हैं, क्योंकि इनका कार्य होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना, और यदि परागकणों को पोषण प्राप्त नहीं होगा तो परागकण बंद हो जाएंगे। टेपिटम के कार्य, पहला है लघु बीजाणुओं को पोषण प्रदान करना, दूसरा है लघु बीजाणुओं को केलोज एंजाइम प्रदान करना, तीसरा है IAA इंडोल एसिटिक हार्मोन का स्त्रवण करना, और चौथा कार्य है स्पोरोपोलिन द्वारा बाह्य चोल का निर्माण करना। चैप्टर के शुरुआत में हमने बात करी थी कि प्रपुष्प कोशिकाओं में परिणत विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप प्राथमिक भित्तीय कोशिका तथा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं का निर्माण होता है। प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं के द्वारा आगे जाकर परागकोश भित्ति का निर्माण होता है, जिसके अंतर्गत हमने बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम की चर्चा करी थी। अब है दूसरा प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। तो सबसे पहले इसके अंदर हम बात करते हैं कि बीजाणुजन कोशिका या उत्तक कहते किसे हैं। तो हम जानते हैं कि एक अपरिपक्व परागकोश में 4 पालियां होती है। प्रत्येक पाली अनेक परतों से आवृत होती है, जिसके अंदर अविभेदित कोशिकाओं या सजातीय कोशिकाओं का समूह उपस्थित होता है। इन सजातीय कोशिकाओं के समूह को ही बीजाणुजन उत्तक कहते हैं। हमने यह पढ़ा था कि प्राथमिक बीजाणुजन कोशिकाओं में जब समसूत्री विभाजन होता है तो बीजाणुजन उत्तक या सीधे ही लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण हो जाता है। तत्पश्चात उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार दूसरे चैप्टर का प्रथम भाग आपके कंप्लीट हुआ। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।